हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी होम साइंस क्लासेस में एससीईआरटी की बुक चल रही है, ठीक है। और ये क्लास 8 की एससीईआरटी की बुक है होम साइंस की, या गृह शिल्प कह लीजिए, क्योंकि गृह शिल्प के नाम से चलती है ये बुक, ठीक है। साथ ही आपका यूपीटीटी जूनियर के सिलेबस में भी है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप अगर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो होम साइंस से, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्लास 8 की एससीईआरटी में हम लोगों ने लेसन जो आपका 8th था वो कंप्लीट कर लिया था। अब 9th लेसन कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो लेसन 9th में है बुनाई कला। तो ऊन से बने हुए स्वेटर, देखिए क्या होता है। जो ऊन से बने हुए स्वेटर, टोपी, मोजे देखने में आकर्षक होते हैं। हाथ की बुनाई के दौरान हम अपनी पसंद, आकार और मनचाहे रंग के स्वेटर बन सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग को कुछ भी करना है तो अगर हम जैसा चाहते वैसे रंग का बनाएं, वैसी डिजाइन डाले, तो उसके लिए क्या है, तो हाथ की बुनाई द्वारा कर सकते हैं ना। अपने हाथ द्वारा जो काम किया जा सकता है वो दूसरे के द्वारा किया हुआ काम इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, तो ऊन से बने स्वेटर, टोपी और मोजे देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, और हाथ की बुनाई के द्वारा हम अपनी पसंद और आकार और मनचाहे रंग के स्वेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, बेबी हाफ स्वेटर बनाना, तो कितना सुंदर और प्यारा सा स्वेटर है ये। देखिए कितना प्यारा लग रहा है छोटा सा ये स्वेटर, ठीक है। तो ये बताया कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिए। फिर ये ग्राफ वाली डिज़ाइन है, कितनी अच्छी लग रही है। ये बेबी का कार्डियन है, ठीक है। इसकी विधि बताई गई है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस उतना ही दिखा रही हूँ। जो ऊन का मफलर है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सजावट, तो क्रोशिया के द्वारा चेन स्टिच बनाते हुए मफलर के चारों तरफ ऊन की लेस या झालर बनाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इसकी एक्सरसाइज है। उसके बाद आपका आता है पाक कला। तो बिल्कुल पाक कला में क्या है, देखिए, अच्छा, जैसे कि हम भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी सभी पकाते हैं, परंतु त्योहारों, मेहमानों के आने पे कुछ विशेष पकवान बनते हैं, पूरी, कचौरी, हलवा, खीर आदि, ठीक है। तो इसमें बताया गया ये कैसे सामग्री तैयार की जाएगी। पूरी, ये पूरी विधि बताई गई है। कचौरी की पूरी विधि बताई गई है, ठीक है। आलू की कचौरी व अन्य सब्जियों एवं सादी यानी बिना भुनी दाल की कचौरी बनाने के लिए उसमें उपयुक्त विधि के अनुसार ही सामग्री मिलाकर कचौरी बनाते हैं, ठीक है। फिर पराठा, ये हलवा बता रहे हैं। ये ब्रेड रोल है। गुलाब जामुन, लौकी की बर्फी, ठीक है। तो स्वयं पकवान बनाने से क्या लाभ है, तो स्वयं पकवान बनाने से घर पर पकवान बनाने से पैसों की बचत होती है। घर पर बने पकवान अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर घर पे पकवान बनाए जाते हैं। घर पे बने पकवान अधिक स्वच्छ और शुद्ध होते हैं, जिससे रोग की संभावना कम होती है, और घर पे बने पकवानों से प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल सही। फिर इसके साथ ये एक्सरसाइज है। अब लेसन 11 है गृह प्रबंध। तो क्या है, किसी भी घर को देखकर उस घर में रहने वालों के बारे में सहज अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी घर है, डेकोरेट है, अच्छी तरह साफ़ सफाई है, सब कुछ है, तो पता चलता है कि वहाँ के रहने वाले लोगों की सोच कैसी, उन्हें साफ़ सफाई पसंद है कि नहीं। और किसी घर में आप जाओ, सारा सामान उल्टा सुलटा पड़ा है, ज़मीन पे गंदगी है, तो पता चलता है कि हाँ, इन्हें साफ़ सफाई से कोई मतलब नहीं है। यदि घर में सभी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं तो निश्चित रूप से
यह उस घर में रहने वाले की लापरवाही, स्वभाव तथा रहन सहन को प्रदर्शित करता है। सलीके से रहने वाले के घर बिल्कुल सजे और संवरे होते हैं। अच्छे गृह प्रबंध के लिए घर की साज सज्जा, उसकी व्यवस्था का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा समय समय पर भ्रमण संबंधी तैयारियों और घर की आवश्यकताओं के अनुरूप पत्रों का लेखन आदि जानना कुशल गृह प्रबंधक के आवश्यक गुण हैं। साज सज्जा क्या होती है? ठीक है, जैसे अपने भाई बहन के जन्मदिन या किसी त्योहार पे अपने घर को सजाते ही होंगे, उस समय आपको अपना घर कितना अच्छा लगता है, ज़रा सच बताइए। सजा हुआ घर किसे नहीं अच्छा लगता, ठीक है। लेकिन ऐसी सजावट हम लोग प्रायः विशेष अवसरों पर ही करते हैं। सोचिए यदि आपका घर रोज़ ही इस तरह का सजे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। इसके लिए बहुत खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव करें। सजावट यानी सज्जा से ये तात्पर्य नहीं है कि ढेर सारी महंगी वस्तु घर में जुटा लें, सजा लें, नहीं, बल्कि घर की वस्तुओं को व्यवस्थित करके उसमें कलात्मकता उत्पन्न करना ही घर की साज सज्जा है। घर की सजावट एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम कम खर्च और कम परिश्रम से अपने घर के वातावरण को आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। यह कला घर में रहने वालों की कुशलता और उनकी सृजनात्मकता को प्रदर्शित करती है। मनुष्य स्वभावतः सुंदरता के प्रति आकर्षित होता है। तो मनुष्य सुंदरता के प्रति क्या होता है? आकर्षित होता है। प्रतिदिन की भाग दौड़ करके मनुष्य जब शाम को घर लौटता है तो उसे घर साफ सुंदर सजा हुआ मिलता है, तो उसके मन को सुकून मिलता है। घर की सजावट मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। घर की सजावट से हम अनेक प्रकार के लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं, ठीक है। घर की साज सज्जा में वस्तुओं का एक व्यवस्थित क्रम होने से किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता, ठीक है। सभी वस्तुएं साफ सुथरी सुंदर ढंग से क्या होती है? व्यवस्थित होने के कारण अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। सुंदर व सजा हुआ घर सभी को क्या लगता है? आकर्षित लगता है। घर की सजावट उस घर में रहने वाले सदस्यों में स्वअनुशासन की प्रवृत्ति का विकास करती है। व्यवस्थित और सजे हुए घर में अनेक रोगों से भी बचा जा सकता है। गृह सज्जा परिवार के सदस्यों में आध्यात्मिकता का विकास करता है। तो गृह सज्जा क्या करता है? परिवार के सदस्यों में आध्यात्मिकता का विकास करता है, ठीक है। प्रसार करता है या विकास करता है, ठीक है। घर की सजावट को हम दो रूप से देखते हैं, एक बाहरी सजावट, एक आंतरिक सजावट। बाहरी सजावट के अंतर्गत घर की बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई, घर के चारों ओर की साफ सफाई, बागबानी आदि क्षेत्र आते हैं। आंतरिक सजावट के अंदर कमरों, रसोई, स्नानघर, शयन कक्ष, बैठक, पढ़ने का कक्ष आता है। अब देख लेते हैं सजावट के नियम क्या हैं। तो ये गृह सज्जा एक व्यवस्थित कला है और गृह सज्जा के नियम इस प्रकार है। अनुरूपता, तो किसी कक्ष में सजी सामग्रियों को आपस में समानता दिखाई देना अनुरूपता है। तो देखिए क्या है, किसी कक्ष में कोई रूम है तो उसमें सजी सामग्रियों की आपस में, तो उसमें कोई भी सजी सामग्री है तो उसमें क्या समानता होनी चाहिए, ठीक है। पता चला कक्ष की दीवार किसी दूसरे रंग की है और उस पर आप जो सजावट कर रहे हो, जो चीज़ लगा रहे हो उस पर सूट ही नहीं करा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो किसी कक्ष में सजी सामग्रियों की आपस में समानता दिखाई देना ही अनुरूपता है। यह अनुरूपता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे रेखा, आकार, बनावट के आधार पर घर की सज्जा में अनुरूपता लाई जाती है। अनुपात, तो गृह सज्जा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुपात। घर में सजी वस्तुएं आकर्षक और सुंदर प्रतीत होती है। बिल्कुल कोई भी चीज़ सुंदर साज सज्जा से सजी हो, सजी धजी चीज़ें सबको अच्छी लगती है, आकर्षित करती हैं। इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि उनके बीच रंग, आकार और बनावट के आधार पर एक निश्चित अनुपात हो। ऐसा ना हो कि एक बड़ी मेज के समक्ष एक छोटा सा स्टूल रख दे या बड़ा बेड पर छोटी सी चादर डाल दे, तो कितना भद्दा लगेगा। तो जैसा बेड है उसी के अनुरूप चादर रखे, और जैसा एक बड़ी मेज है तो उसी के समझ अच्छा सा स्टूल रखे, यानी बहुत छोटा सा स्टूल रख दे, ऐसा नहीं, एक अनुपात में, ठीक है। संतुलन, एक वस्तु को
केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। तो एक वस्तु को केंद्र, कोई वस्तु है उसको बीच का पॉइंट केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर, कोई देखिए कोई मेन क्या हुआ, कोई वस्तु है उसको हमने मान लिया मेन पॉइंट है, ठीक है, और उसके चारों हम सजावट कर लिए, विभिन्न वस्तुएं रख दे, तो वो क्या करे, वो आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करे, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलन। फिर दबाव या आकर्षण, इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती। तो क्या होता है दबाव या आकर्षण, कोई ऐसी चीज़ बीच में रख देना जिससे कि जो वैसी चीज़ें जो ज़्यादा सुंदर नहीं है पर वो जो बीच में रखी गई है उसको, उसके प्रभाव से वो चीज़ें भी निखर के आ जाए, ठीक है। लय, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक लय यानी क्रम आयोजन होना चाहिए। जैसे शरीर के अंग, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार घर की सज्जा में भी लय बिगाड़ना, ठीक है, अच्छा नहीं होता है। जैसे हम लोग कोई आरती गाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग आरती गाते समय लय में गाए तो वो आरती बहुत सुरीली, मधुर, अच्छी लगती है। वही आप चिल्ला चिल्ला के आरती गाओ तो वो अच्छी नहीं लगती। तो उसी तरह सजावट में भी एक लय को बना के रखना चाहिए, ठीक है। सजावट के साधन, तो घर की साज सज्जा के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। इनमें से अधिकांश चीज़ें तो घर में ही विद्यमान रहती हैं, ज़रूरत बस उनको सही क्रम देने की है, जैसे फर्नीचर, ठीक है। तो गृह सज्जा का सबसे प्रमुख साधन है फर्नीचर। इसके अंतर्गत मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफ़ा, पलंग आदि आते हैं। आजकल लकड़ी, लोहे, बेत और प्लास्टिक से बने फर्नीचर के रूप में अधिक प्रयोग हो रहे हैं। फर्नीचर को घर में स्थान की उपयोगिता के आधार पर उचित स्थान पर रखना चाहिए। इन्हें समय समय पर पोंछते रहना चाहिए, धुलते रहना चाहिए और पॉलिश करते रहना चाहिए। पर्दे, तो गृह सज्जा में फर्नीचर के बाद पर्दों का ही सबसे प्रमुख स्थान है। दरवाजे, खिड़कियों में लगे, ठीक है, कलात्मक पर्दे घर की सुंदरता को बहुत बढ़ा देते हैं। घर में पर्दों का उपयोग एकांतता के लिए भी किया जाता है, ठीक है, जिससे कि ऐसा, जैसे समझ लीजिए आपका गेट है, पर्दे से क्या एक आड़ मिलती है, ठीक है। आड़ मतलब कि आप डायरेक्ट दरवाज़ा खोल रहे हो तो एक पर्दे से क्या होगा कि डायरेक्ट जो सामने उसके संपर्क में नहीं हो रहे हो, आप दरवाज़ा खोल भी सकते हो, पर्दा डाल दो, ठीक है, बाहर से आपके घर में कोई झांक नहीं सकता है, तो एकांतता मिलती है। आवश्यकता अनुसार वायु, धूप, ठंड आदि को नियंत्रित करने के लिए भी पर्दों का प्रयोग किया जाता है। पर्दे घर को सुसज्जित रखने के साथ साथ खिड़की, दरवाज़ों के गुण दोष को भी छिपाते हैं, ठीक है। पर्दे का चुनाव कमरे के रंग, ठीक है, फर्नीचर के रंग, खिड़की, दरवाज़ों के रंग को देख के करना चाहिए, ठीक है। पर्दे रोज़ रोज़ बदले नहीं जाते, अतः सदैव मजबूत और टिकाऊ कपड़ों का ही पर्दा बनाना चाहिए। समय पर पर्दों की धुलाई तथा उसमें प्रेस भी करते रहना चाहिए। कालीन, दरी, चटाई, कालीन, दरी, चटाई का उपयोग कमरे की फर्श की सज्जा के लिए किया जाता है। ये चीज़ें हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाती हैं, साथ ही हमें ठंड, गर्म हवा से बचाती हैं। फर्श पर इनके बिछे रहने से खेल खेल में बच्चों को चोट लगने की आशंका भी कम रहती है और इनका रंग भी कमरे की दीवारों, पर्दों, फर्नीचर आदि के रंग को ध्यान में रखकर तय करना चाहिए। पायदान, तो आजकल कई प्रकार के पायदान बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे जूट का, रबर में से बने पायदान का प्रयोग आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। पायदान कमरे के दरवाज़ों पर रखें, इनके उपयोग से कमरे की गंदगी से बचाने में मदद मिलती है। चित्र, ठीक है, पेंटिंग्स, तो दीवार को सुंदर बनाने के लिए उस पर चित्र पेंटिंग्स लगाएं। ये चित्र पेंटिंग स्वयं भी तैयार किया जा सकते हैं या बाजार से खरीदे जा सकते हैं। रंगोली, कच्चा मकान के फर्श को रंगोली से सजाएं। आजकल पक्के फर्श पर भी आकर्षक रंगों से रंगोली बनाई जाती है। फूल, पौधे, गमलों में लगे पौधों से भी कच्छ की सुंदरता बढ़ जाती है। मनी प्लांट, कैक्टस, क्रोटन आदि के पौधे कच्छ के वातावरण को प्राकृतिक बनाने में मदद करते हैं। फूलों के गुलदस्ते कच्छ को खुशनुमा बनाते हैं। बिजली के उपकरण, आजकल विद्युत चलित सामग्री के सजावट का चलन जोरों पे है। बाजार में ऐसी तमाम चीज़ें हमें सस्ते दरों पे मिल जाती हैं जो हमारे घर की सुंदरता बढ़ाती हैं। फिर है मनोरंजन के साधन। हमारे घरों में मनोरंजन के साधन के रूप में टेप, रेडियो, टीवी आदि का उपयोग होता है। कच्छ में इनका उचित संयोजन कच्छ की सुंदरता बढ़ाता है। पत्र पत्रिकाएं,
पुस्तकें ज्ञानवर्धन के साथ साथ घर की सज्जा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुस्तकों के रख रखाव पर पूरा ध्यान देना चाहिए। समय समय पर इनकी साफ सफाई करते रहना चाहिए। दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का उपयोग कर मेज़ पर सजाने के लिए भी किया जाता है। बैठक की सजावट, घर के सबसे महत्वपूर्ण कमरे को बैठक बनाया जाता है। जो घर का सबसे महत्वपूर्ण कमरा है उसे बैठक बनाया जाता है। बैठक हमारे घर में मेहमानों के बैठने का कमरा होता है। इस कक्ष की साज सज्जा को विशेष ध्यान रखना चाहिए। बैठकों की सजावट की 2 शैलियाँ होती हैं, एक भारतीय शैली और दूसरी पाश्चात्य शैली। ठीक है, तो भारतीय शैली, तो ये क्या है? भारतीय शैली परंपरागत शैली है। भारतीय शैली के अनुसार बैठक की सजावट निम्नलिखित तरीके से की जाती है। बैठक में एक तख्त या दीवान बिछाया जाता है जिस पे गद्दा और चादर बिछी रहती है। दीवान या तख्ते पे आकार के अनुसार 2-3 तकिया, ठीक है, मसनद भी रहना चाहिए। बैठक में एक छोटी मेज़ के साथ 1-2 मोड़ा भी रखे जाते हैं। मेज़ पर फूलदान रखने से सुंदरता बढ़ जाती है। कक्ष में पुस्तकों की अलमारी, टीवी, चित्र लैंप आदि के उचित संयोजन से बैठक को और सुंदर बनाया जाता है। बैठक की फर्श, कालीन, दरी, चटाई से आकर्षक रूप दिया जाता है। दरवाजे के पास एक पायदान रखना चाहिए। फिर पाश्चात्य शैली, अधिक आय वाले लोग इस शैली को अधिक अपनाते हैं क्योंकि यह अपेक्षाकृत महंगी शैली है। इसके अनुसार बैठक को निम्नलिखित तरीके से सजाया जाता है। पहला, कमरे में 1 या 2 सोफे रखे जाते हैं। सोफे आकर्षक कवर द्वारा चढ़ाए जाते हैं। केंद्र में एक टेबल रखा जाता है। फूलदान, लैंप, खिलौने आदि के द्वारा उसे आकर्षक बनाया जाता है। सोफे के अलावा 2-4 कुर्सियाँ भी रखी जाती है। फर्श पर दरी, कालीन बिछाई जाती है। बैठक में 1 या 2 गमले भी रखे जाते हैं। दीवारों की सुंदर कलाकृतियों में सजाया जाता है। पुस्तकों की अलमारी बैठक की सुंदरता को बढ़ा देती है। बैठक में टीवी, म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, रखा जाता है। दरवाजे, खिड़कियों पे आकर्षक पर्दे लगाए जाते हैं। ठीक है, बैठक की सजावट की यही 2 प्रचलित क्या है? शैलियाँ हैं। तो बैठक की जो सजावट है उसकी प्रचलित ये 2 शैलियाँ हैं। ठीक है, आजकल प्रायः एक नई शैली का प्रयोग किया जाता है। ये भारतीय और पाश्चात्य शैली का मिला जुला रूप है जिसे हम इसे क्या कहते हैं? मिश्रित शैली। जो भारतीय और पाश्चात्य शैली है, इन दोनों का मिला जुला रूप है जिसे हम मिश्रित शैली कहते हैं, मिक्सअप शैली कहते हैं। ठीक है, तो सजावट को अपने विवेक के अनुसार आकर्षक रूप दिया जाता है। जो सजावट है, कोई भी साज सज्जा कर रहे हो आप, तो उसको अपने विवेक, अपने सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें आकर्षक रूप दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए समय समय पर अखबार, पत्रिकाओं, ठीक है, में लेख भी निकलते रहते हैं। ये घर की सजावट को सुंदर बनाने में मदद करते हैं। ऐसी बातें रेडियो, टीवी पर भी विभिन्न कार्यक्रमों में बताई जाती हैं। उसको सुनकर, देखकर भी आप अपने घर की सजावट को आकर्षक बना सकते हो। समान शिष्टाचार, यदि आप किसी घर जाए तो वह उससे बात ना करे तो आपको कैसा लगेगा? तो निश्चय ही आपको बहुत ग्लानि महसूस होगी। घर की सुंदरता का आकलन वस्तुओं की साज सज्जा से कम उस घर में रहने वाले लोगों के व्यवहार से ज़्यादा आकी जाती है। ठीक है, तो हर कोई चाहता है उसके घर लोग आए और उसके घर की सराहना करें और उसके व्यवहार की प्रशंसा करें, लेकिन यह तभी संभव है जब आप उनके साथ उचित व्यवहार करेंगे, उनका दिल जीत लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ शिष्टाचार की बातें बताई गई हैं, तो आप देख सकते हो। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग ऐसे अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ रही हूँ। फिर यात्रों की तैयारी, तो यात्रा की तैयारी कैसे करते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, ये देख ले। देखिए, पूर्व तैयारी करना, ठीक है, पहले जहाँ यात्रा करनी है तो पूर्व तैयारी में देख ले कि कहाँ जाना है, किस रास्ते जाना है, किस साधन से जाना है। ठीक है, मौसम कैसा है, ठीक है, यात्रा में कितना टाइम लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग खाना पीना बना ले। लंबी यात्रा के लिए टिकट आदि की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। यात्रा का समय, ठीक है, यथासंभव हल्के बैग में कम सामान लेकर करनी चाहिए। ठीक है, यात्रा जब भी करें तो कम सामान लेकर हल्के बैग में करें।
अनावश्यक जो चीज़ों का ज़रूरत नहीं उन सामानों को भर के बोझ लेके ना घूमे, ठीक है, परेशान हो जाएंगे। किसी भी अपरिचित द्वारा दिया हुआ कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए। यदि यात्रा घूमने के उद्देश्य की जा रही है तो रास्ते में पड़ने वाले दर्शनीय स्थलों के बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए। यात्रा के पश्चात यात्रा करके लौटने के बाद बैग में पड़े सामान को तुरंत निकाल के जहाँ जिसका स्थान है वहाँ रख दे। गंदे वस्तुओं को धोकर रखना चाहिए। भ्रमण के उद्देश्य से की गई यात्रा के पश्चात अपने अनुभव को, जो एक्सपीरियंस लिया है, वो लोगों को बातचीत करके बताना चाहिए, ठीक है, और उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखना अवश्य चाहिए, ठीक है। यात्रा करने से लाभ, देखिए, स्वास्थ्य सुधार हेतु यात्रा अच्छी होती है। यात्रा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है। अनेक अनुभवों की प्राप्ति होती है। यात्रा करने से विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों का ज्ञान होता है। यात्रा से मनोरंजन होता है, ठीक है। पत्र लेखन तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख ले, ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ मैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैश्विक, ठीक है, वैश्विक पत्र कैसे लिखे, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो इसी के साथ ये चैप्टर आज फिनिश होता है। ये अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग धुलाई कला पढ़ेंगे और इसी के साथ आपकी क्लास 8 की बुक फिनिश हो जाएगी, ठीक है। इसको फिनिश करेंगे धुलाई कला और आपके इसी के साथ क्लास 8 की SCRT की बुक ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।